नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। मित्रों, आज हम देखेंगे गणित की जो शिक्षण विधियां हैं, मैथ्स टीचिंग मेथड्स, मैथ्स पेडागोजी, जो रीट, सीटेट, यूपीटेट, ऑल टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न देखेंगे आज हम गणित शिक्षण विधियों के मित्रों। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि जॉन डीवी ने तर्क शक्ति के कितने सोपान बताए। देखिए, तर्क शक्ति ये गणित में जो गणित की शिक्षण विधियां उसमें पहला ही टॉपिक है मित्रों। तो तर्क शक्ति, इसके जो एक गणितज्ञ हैं ये विद्वान जॉन डीवी है ना, इन्होंने कितने सोपान बताए वो बताना आपको, ठीक है। 5, 6, 3 या 4। तो मित्रों आपको बता दूं मैं कि जॉन डीवी है, इन्होंने गणित के 5, जो गणित में तर्क शक्ति है उसके 5 सोपान बताए। कितने बताए मित्रों? 5 सोपान बताए, ठीक है। अब चर्चा करते हैं उन 5 सोपानों की। सबसे पहला है मित्रों समस्या की उपस्थिति। समस्या की उपस्थिति कहने का मतलब है कि सबसे पहले देखिए तर्क शक्ति कब होगी। तर्क शक्ति यानी कि सोचने की क्रमबद्ध शक्ति। अब सोचेंगे कब? जब समस्या आएगी तभी तो चिंतन होगा, समस्या आएगी तभी तो सोचेंगे, है ना। तो समस्या की उपस्थिति है, ठीक है। दूसरा क्या है मित्रों? दूसरा है कि समस्या की जानकारी। समस्या की जानकारी यानी कि जब समस्या उपस्थित हो गई तो उस समस्या के बारे में हमें क्या चाहिए मित्रों? जानकारी चाहिए, ठीक है। तीसरा है समाधान के उपाय, है ना। सबसे पहले समस्या लिख दी, उसके बाद समस्या के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली, फिर समाधान के बहुत सारे उपाय निकाले। समस्या की जो समाधान करने उसके बहुत सारे उपाय निकाले, ठीक है। ये तीसरा हो गया। चौथा सोपान हो जाएगा सही उपाय का चुनाव, ठीक है, यानी उपाय का चयन। फिर हमें उन समाधान के बहुत सारे उपाय निकले, फिर हमें उनमें से किसी एक उपाय का चयन करना है, ठीक है। और उस एक उपाय का चयन कर लिया, अंत में उसी उपाय का हमें क्या करना है मित्रों? प्रयोग या उपयोग करना है ना। प्रयोग या उपयोग करना है। तो मित्रों ये वेरी मोस्ट प्रश्न है। जॉन डीवी ने तर्क शक्ति के ये 5 सोपान बताए हैं। पहला है समस्या की उपस्थिति, दूसरा समस्या की जानकारी, तीसरा है समाधान के उपाय, चौथा है उपाय का चयन और पांचवा है उपाय का प्रयोग। तो जॉन डीवी ने तर्क शक्ति के ये 5 सोपान बताए हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 1 में विकल्प 1 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए मित्रों, गणित का आरंभ किससे माना जाता है। देखिए, जो गणित विषय है इसका आरंभ किससे हुआ? संख्याओं से, गिनती से, समक्रियाओं से या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मित्रों, आप कंफ्यूजन होंगे कि संख्याओं से हुआ है, गिनती से हुआ, किससे हुआ ना। तो आपको बता दूं मैं, गणित का आरंभ हुआ गिनती से। किससे हुआ? गिनती से। क्यों? देखिए, गणित जो शब्द है वो बना है गण धातु से, ठीक है। किस धातु से मित्रों? गण धातु से। और गण धातु का अर्थ क्या है? गणना करना, है ना। गणना करना, या लिख दूं मैं गिनना। और गणना या गिनना, गिनती, ये की तो चीज हुई, है ना। तो गणित का आरंभ, जब आप गणित की शिक्षण विधियों में पहला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वहां पे यही लिखा हुआ है कि गणित का आरंभ गिनती से माना जाता है ना। प्रारंभ में जो भी समूह सदस्य थे उनको 0, 1, 2 इन संख्याओं का ज्ञान था मित्रों। तो अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 में विकल्प 2 सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सी गणित की विशेषता नहीं है। देखिए, गणित की विशेषताएं आपको याद रखनी जरूरी, ठीक है। तो कौन सी गणित की विशेषता नहीं है वो ध्यान में रखना है। अमूर्तन, तार्किकता, निगमन या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मित्रों, गणित मूर्त विषय या अमूर्त विषय, अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो आपको बता दूं मैं, मुख्य रूप से वैसे गणित अमूर्तन विषय। क्यों? क्योंकि गणित में मान लीजिए जो नियम या सूत्र होते हैं वो अमूर्त होते हैं। फिर हम उन सूत्रों का प्रयोग करके जब सही उत्तर, सही निष्कर्ष, सही परिणाम पे पहुंचते हैं तो अमूर्त से हम मूर्त उसको बना देते हैं ना। लेकिन गणित की विशेषता अमूर्तन है, सही है। तार्किकता तो है ही। क्यों? क्योंकि गणित क्या है? गणित तर्कशास्त्र का प्रजनक है ना। तर्कशास्त्र ने ही गणित को क्या किया है? प्रजित किया है ना, जन्म दिया है। ऐसा किसने कहा? ऐसा गणितज्ञ था लेबिनिट्ज। लेबिनिट्ज ने कहा मित्रों ऐसा, है ना। लेबिनिट्ज ने कहा कि गणित है वो क्या है मित्रों? तर्कशास्त्र का प्रजनक है ना, मतलब तार्किकता है गणित में। और निगमन तो है ही। क्यों? निगमन का अर्थ क्या होता है मित्रों? नियम से उदाहरण की ओर, या ना सर्वप्रथम नियम। तो नियम, सिद्धांत, सूत्र, ये तो गणित में है। तो ये तीनों विशेषताएं हैं गणित में। तो कौन सी नहीं है मित्रों? ये प्रश्न आपको भ्रमित करने के लिए बनाया गया। तो आपको एग्जाम में भ्रमित नहीं होना है ना, यही हमारी कोशिश है। तो यहाँ पे विकल्प 4 सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मित्रों अच्छा प्रश्न था।
प्रश्न संख्या जो 3 है, अब देखिए एक और आपको चीज़ बता देता हूँ, अगर ऐसा ही प्रश्न आ जाए एग्जाम में और यहाँ अमूर्तन की जगह मूर्तन आ जाए, तार्किकता निगमन इनमें से कोई नहीं, फिर भी आप यही करना, ठीक है। क्योंकि कभी कभार अमूर्तन नहीं हो ऑप्शन में, फिर मूर्तन दे दिया जाए तो भी होगा, वो विशेषता हो जाएगी, ठीक है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो विकल्प 4 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए मित्रों कि गणित को व्यापार का रिक्त स्थान दे रखा है और विज्ञान का फिर रिक्त स्थान दे रखा कहा जाता है। तो अच्छा प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसे, है ना, इनको इजी मत समझना। घुमा फिरा के दे दिए, गणित को व्यापार का क्या कहा जाता है, जन्म प्राण, जन्म कहा जाता है, और विज्ञान का प्राण कहा जाता है। फिर प्राण या जन्मदाता, जन्मदाता या प्राण या दर्पण या मित्र। अब दर्पण या मित्र ये तो हटा दो, ठीक है, हटा दिया। तो मित्रों आपको बता दूं मैं, इसमें विकल्प 1 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा, विकल्प 2 यहाँ पे सही हो जाएगा मित्रों, है ना, कि गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न जरूर एक आध प्रश्न ऐसा भी एग्जाम में आएगा अपने रीट में, है ना। तो याद रखना, रीट सीटेट में ऐसे प्रश्न आते हैं अक्सर, है ना। सीटेट में भी ऐसे रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ना, घुमा फिरा के देखिए प्रश्नों का तरीका अलग हो जाता है ना। तो गणित को व्यापार का प्राण कहा जाता है और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, याद रखना मित्रों। प्रश्न संख्या 4 में विकल्प 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे मित्रों। लीजिए प्रश्न संख्या जो 5 है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कि गणित मापन, मात्रा और परिणाम का विज्ञान है ना। यह परिभाषा किसने दी? आपको पता है हर वीडियो में मैं गणित शिक्षण वीडियो, हर जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैंने बताया है कि परिभाषा के 1 से 2 प्रश्न रीट एसीटेट कोई भी एग्जाम हो उसमें जरूर आएंगे 1 से 2 प्रश्न, ठीक है। तो आपके लिए जितनी भी है, आप प्लेलिस्ट में गणित के जितने भी वीडियो है सारे में 1 से 2 प्रश्न है, और वहाँ पे 1 से 2 प्रश्न तैयार नहीं हो गए, 1 से ही 4 प्रश्न, 4 परिभाषाएं तैयार होगी। टोटल मैंने बता दिया लगभग 40 विद्वानों की, 40 गणितज्ञों की परिभाषाएं हैं, वो आपके उन वीडियो देखने से ही तैयार होगी, आपको अलग अलग किताबों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 परिभाषाएं तैयार करेंगे ना, वर्नाडिसा की, हेल्स्टेड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कांट। तो ये परिभाषा किसने दी मित्रों? अब आपको चलिए बात करते हैं वर्नाडिसा की। वर्नाडिसा ने कहा कि गणित तार्किक चिंतन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। क्या? गणित जो तार्किक चिंतन है उसके लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, ऐसा किसने कहा मित्रों? ऐसा कहा है वर्नाडिसा ने, ठीक है। एक शक्तिशाली साधन है या एक शक्तिशाली उपकरण है गणित तार्किक चिंतन करने के लिए, ये वर्नाडिसा ने कहा, ठीक है। आगे चलते हैं हेल्स्टेड की। हेल्स्टेड ने कहा गणित में जो शून्य का आविष्कार हुआ है वो इतना महत्वपूर्ण है कि जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये कहा हेल्स्टेड ने कि शून्य का आविष्कार गणित में इतना महत्वपूर्ण है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी ही क्या है, कम है। ये परिभाषा दी है हेल्स्टेड ने, ठीक है। फिर बात करें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, तो मित्रों ये जो परिभाषाएं हैं, जो परिभाषा आ रखी है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ही दे रखी है ना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा कि गणित मापन, मात्रा, परिणाम का विज्ञान है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कांट की बात करूं तो कांट ने ये कहा कि विज्ञान उतना ही सत्य है या विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है, कितना, जितना कि उसमें गणित का प्रयोग या उपयोग हुआ है, गणित का प्रयोग या उपयोग हुआ है, यानी बिना गणित का प्रयोग किए विज्ञान कोई सत्य नहीं है। ये कांट महोदय ने परिभाषा दी है। तो मित्रों आपको बता दूं मैं कि जो प्रश्न संख्या 5 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 है, अच्छा प्रश्न आ रखा है एक और, एक उत्तम परीक्षण की शर्त है। अब ये प्रश्न किसी भी विषय में आ सकता है, शिक्षण विधि होगा ना। तो गणित में मान लीजिए एक उत्तम परीक्षण एक आपके लिए मान लीजिए कक्षा में जो टेस्ट हो रहा है ना, उसकी शर्त क्या है मित्रों? सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति, सही है भाई। एक उत्तम परीक्षण हो रहा है, परीक्षण कैसा है? उत्तम है। परीक्षण कर रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होंगे भाई। देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए, ऐसा उत्तम परीक्षण है, सही है। दूसरी चीज़, उत्तम परीक्षण वही होगा जो छात्रों के एक तो मानसिक, 2 चीज़ों के अनुकूल होगा, एक तो मानसिक स्तर के अनुकूल और दूसरा है उसकी आयु के अनुकूल। याद रखना, एक सौ मानसिक स्तर, एक आयु और तीसरा मान लीजिए रुचि, ठीक है। ये 3 चीज़ ध्यान रखना, इसके अनुकूल ही हर परीक्षण या टेस्ट होगा। अगला है व्यवहार परक, तो ये भी सही है कि उत्तम परीक्षण, अब कोई टेस्ट ले लिया गया उसमें प्रश्न कैसे आएंगे? जो अपने जीवन में काम आने वाले हैं, अपने जीवन से संबंधित, अपने व्यवहार से संबंधित, है ना। कहने का मतलब है यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएंगे ना। ये तीनों की जो उपयुक्त तीनों दे रखी है वो तीनों विशेषताएं उत्तम परीक्षण की है मित्रों।
तो प्रश्न संख्या जो 6 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 है मित्रों, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। कि कक्षा में जब गणित शिक्षण करवाया जा रहा है तो उसके साथ साथ आयोजित होती है क्या, मासिक परीक्षाएं। ये मासिक परीक्षाएं क्यों होती है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, ऐसी चीज पूछी गई प्रश्न में। तो छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, कमजोरी दूर करना है तो कमजोरी का पता लगाने के लिए निदान और फिर उसे दूर करने के लिए उपचारात्मक सुधार होता है। यहाँ मासिक परीक्षाओं पूछी, इस विकल्प को हटा दो। छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, तो वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए मासिक परीक्षाएं करवाना गलत है। छात्रों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए नहीं। मासिक परीक्षाएं ले रही है, अब कमजोर बुद्धि उपलब्धि जिनकी है वो बालक क्या चाहते हैं कि मासिक परीक्षा नहीं हो यार, वो टेस्ट में आते ही नहीं है ना, तो गणित के प्रति रुचि ये भी गलत है। विकल्प 4 सही है मित्रों, कि छात्रों को अधिकाधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए मासिक परीक्षाएं क्यों ले रही है, क्योंकि चाहे बुद्धिलब्धि कैसी भी हो, चाहे प्रतिभाशाली छात्र हो, मंद बुद्धि हो, सामान्य छात्र, कैसा भी छात्र हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा मासिक परीक्षाओं के माध्यम से, है ना। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है, विकल्प 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 देखिए कि दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। एक और अच्छा प्रश्न है। दल शिक्षण विधि वैसे देखिए हर विषय में आती है आपके ना, और उसी प्रकार गणित में भी दल शिक्षण विधि का प्रयोग हुआ है। तो आपको बता दूं कि दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ। ऐसा प्रश्न आ जाए किसी भी विधि का प्रश्न, मैं ये नहीं कह रहा कि दल शिक्षण विधि का, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपको यूजफुल बात बता रहा हूँ कि यूजफुल फैक्ट क्या है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए और ऐसे 4 देशों के विकल्प ले दिए, उसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ ना, आपको आ रहा है तब तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो आप एक ही ऑप्शन का यूज़ करना, अमेरिका, क्योंकि ज़्यादातर शिक्षण विधियों का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में किया गया है। ये तो है ट्रिक। अगर आ रहा है तब तो आराम से सोच के करिए, नहीं आ रहा है तुक्का लगाना तो अमेरिका का लगाइए ना, पक्का आपके सही जाएगा, ठीक है। दल शिक्षण विधि की बात करूं तो सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका, फ्रांस, रूस या इटली, तो मित्रों अमेरिका में ही दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। पढ़ते हैं दल शिक्षण की विधि के बारे में। दल शिक्षण विधि क्या है आपको बता दूं, इसमें दल बनते हैं, किनके बनते हैं मित्रों, दल पूछ लिया जाता है कि दल शिक्षण विधि में दल या समूह बनाया जाता है, किनका, शिक्षक का, ठीक है। शिक्षक कितने होते हैं इसमें, एक या एक से अधिक, या कह दूं मैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक इसमें मित्रों शिक्षक होते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक शिक्षक होते हैं, उनका दल बन जाता है ना। लेकिन शिक्षण जो शिक्षण विषय वस्तु है वो विषय वस्तु का टॉपिक एक ही रहेगा, ठीक है। शिक्षक एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन विषय वस्तु का एक ही टॉपिक रहेगा। और ये परिभाषा किसने दी है, ये एक विद्वान ने दी है जिसका नाम है कार्लो आल्सन, ठीक है। कार्लो आल्सन नाम के गणितज्ञ ने यह परिभाषा दी है। तो अच्छा प्रश्न है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे मित्रों। प्रश्न संख्या 9 है, मैथेटिक्स पत्रिका का संपादन किसने किया। देखिए मैथेटिक्स पत्रिका का संपादन किसने किया, अच्छा प्रश्न है। नॉर्मन ए क्राउडर, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया आपको पता है, नॉर्मन ए क्राउडर साखी अभिकर्मित अनुदेशन दिया, ठीक है, इनको हटा दो। कार्लो आल्सन, इन्होंने दल शिक्षण की विधि की परिभाषा दी, अभी हमने देखा था पिछले प्रश्न में, अरस्तु नहीं आएगा, इसमें आएगा मित्रों विकल्प नंबर 2 यानी थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1962 में जो अभिकर्मित अनुदेशन है उसका तीसरा प्रकार कौन सा मित्रों, तीसरा कौन सा, क्या नाम है उसका, अवरोही या मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन है ना, ये सिद्धांत है ना, उसका तीसरा प्रकार है, वो इन्होंने दिया था थॉमस एफ गिलबर्ट ने ना। उसमें आ रखा है कि इन्होंने मैथेटिक्स पत्रिका का संपादन किया। ये मैथेटिक्स जो पत्रिका है मित्रों, इसका देखिए नाम हुआ मेथिन से, मेथिन से मैथेटिक्स बना है ना, यूनानी भाषा का शब्द है मेथिन, और मेथिन से मैथेटिक्स बना, और जिसका अर्थ क्या होता है मित्रों, सीखना, ठीक है। अच्छे अच्छे प्रश्न है आज। प्रश्न संख्या जो 9 है मित्रों वहाँ विकल्प 2 सही हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10 में। चलिए मित्रों, जिस प्रकार मैंने बताया हर वीडियो में गणित के कि 1-2 प्रश्न परिभाषा का आएंगे, उसी प्रकार मैं बता रहा हूँ कि गणित का मूल्य के भी 1 से 2 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, कि गणित के अध्ययन से बच्चों में तर्क व क्रमबद्ध सोचने की शक्ति विकसित होती है। गणित का मूल्य चीज़ क्या है, गणित पढ़ेंगे तो एक तो तर्क विकसित हो रहा है और दूसरा क्रमबद्ध सोचने की शक्ति विकसित हो रही है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक तो तर्क और दूसरा क्रमबद्ध सोचने की शक्ति, ये 2 चीज़ें आ रही है ना। तो यह गणित का कौन सा मूल्य है, प्रयोगात्मक मूल्य। प्रयोगात्मक मूल्य तो वो होगा जब गणित का दैनिक जीवन में अपने व्यवहार में प्रयोग किया जाएगा, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं बताई गई।
बौद्धिक मूल्य वो होगा जब बौद्धिक मूल्य में जैसे पहेली आ गई, पहेलियों को सुलझाएंगे, तो मतलब अपनी जो मानसिक शक्तियाँ हैं, अपनी बुद्धि है, अपनी मस्तिष्क है, ये जितना विकसित होगा वो बौद्धिक मूल्य, ठीक है। फिर है मनोवैज्ञानिक मूल्य। मनोवैज्ञानिक गुण तो कहता है कि बालक करके सीखता है, मतलब बालक करके सीखता है या अनुभव से सीखता है, वो मनोवैज्ञानिक मूल्य। यहाँ कह रहा है कि बालक में तर्क व क्रमबद्ध सोचने की शक्ति विकसित हो रही है, तो मित्रों ये है अनुशासनात्मक मूल्य। अनुशासनात्मक या अनुशासन संबंधी मूल्य क्या होता है? जिसमें शक्ति आनी चाहिए किसकी? विवेक संबंधी। विवेक क्या होता है? अच्छा या बुरा सोचने की शक्ति। और यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट कि गणित के अध्ययन से बच्चों में तर्क व क्रमबद्ध सोचने की शक्ति विकसित होती है। विवेक होता है या चिंतन विकसित होता है, ये किसकी परिभाषा है? अनुशासनात्मक मूल्य की परिभाषा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 10 है वहाँ पे आपके विकल्प 3 सही उत्तर होगा। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें में। प्रश्न संख्या 11वां देखिए मित्रों कि गणित विज्ञान की रानी है। क्या मित्रों? गणित विज्ञान की रानी है और अंक गणित गणित की रानी है, ये कथन या परिभाषा किसने कही है ना? गणित विज्ञान की रानी और अंक गणित गणित की रानी है ना, ये परिभाषा किसने की? फ्रेडरिक गोस, हब्स, हर्लोक या नेपोलियन। 4 परिभाषा उस प्रश्न में तैयार हो गई, 4 यहाँ पे हो गई। 8 विद्वानों की परिभाषा यहाँ पे आपके तैयार हुई, ये बेनिफिट है ना। तो देखिए नेपोलियन की बात करूँ मित्रों, नेपोलियन ने कहा किसी देश की, किसी प्रांत की या किसी राज्य की जितनी प्रगति होगी उसका कारण है कि गणित की प्रगति, है ना। यानी कि गणित की प्रगति होगी तभी ही उस देश की या उस राज्य की प्रगति होगी, है ना। यानी देश की उन्नति या प्रगति संबंधित बात कही है मित्रों नेपोलियन ने, ठीक है। हर्लोक ने क्या कहा? हर्लोक ने कहा कि गणित ऐसा विषय है, ऐसा मार्ग है जो बच्चों के मन में तर्क स्थापित करने की आदत विकसित कर देता है ना। बच्चों के मन में तर्क स्थापित करने की आदत स्थापित करता है, विकसित करता है, ऐसा कहा हर्लोक ने, ठीक है। हब्स की बात करूं मित्रों तो हब्स ने क्या कहा था? हब्स गणितज्ञ, हब्स विद्वान, हब्स मनोवैज्ञानिक महोदय ने कहा कि जिस प्रकार किसी औजार को तीक्ष्ण करना है या औजार को तीव्र करना है तो हम क्या काम में लेते हैं? पत्थर काम में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे मस्तिष्क को तीक्ष्ण करना है ना, मस्तिष्क को तीक्ष्ण या तीव्र करना है तो हम क्या काम में लेंगे मित्रों? गणित का अध्ययन करेंगे। ऐसी परिभाषा दी है हब्स ने, है ना। तो ये परिभाषा किसने दी है कि गणित विज्ञान की रानी है और अंक गणित गणित की रानी है? ये दी थी कार्ल फ्रेडरिक गोस ने, जिसको गणित का मित्रों राजकुमार कहा गया है, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गोस को। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प 1 सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 12वें पे मित्रों। प्रश्न संख्या 12वां देखिए क्या कहता है? गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? संबंधित पाठ के उद्देश्य, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए मित्रों मुख्य चीज क्या है, आप देखोगे कि गणित शिक्षण के दौरान, अब ये क्या मतलब, एक तो दौरान आया, दूसरा बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व। आपको मुख्य चीज ये ध्यान रखना है कि बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व। पूछ रहे कि बालकों को पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है, ये चीज कही गई है ना। गणित शिक्षण के दौरान पूछा है कि गणित शिक्षण में, ठीक है। अब देखिए कोई भी पाठ पढ़ाएगा उससे पहले ही शिक्षक क्या चीज तय करेगा? किसका ज्ञान करेगा ना? संबंधित पाठ के उद्देश्यों का, संबंधित पाठ की शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या कब चलेगी? जब गणित शिक्षण में पाठ पढ़ाया जाए तो उस पाठ पढ़ाने के दौरान, पाठ पढ़ाने के दौरान, पाठ के दौरान ही तो शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा मित्रों, है ना। पाठ के प्रश्न बैंक का, तो प्रश्न बैंक का ये तो देखो बीच में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है ना, पाठ पढ़ाने के बीच में प्रश्न पूछ सकता है और अंत में भी पूछ सकता है ना। शुरुआत में सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये हटा दो। तो विकल्प दूसरा, तीसरा, चौथा हट गया। विकल्प एक ही बचा है, वो है संबंधित पाठ के उद्देश्य, सही है। कोई भी कार्य करेगा, गणित का शिक्षण करवाना है, कक्षा में जाएगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने माइंड में, सबसे पहले अपनी पाठ योजना में संबंधित पाठ के उद्देश्य तय करेगा कि आज मुझे कितना पढ़ाना है, किस टॉपिक में किस इकाई को कितना समय देना है और उस इकाई के क्या लाभ है, क्या हानियाँ, वो चीज़ें बतानी है ना। उस चीज़ को वो नोट करेगा। ये संबंधित पाठ के उद्देश्य कहलाएंगे मित्रों, है ना। तो प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प 1 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें में। देखिए प्रश्न संख्या 13वां अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। छोटे बच्चों में गणितीय विचार किस क्रम में विकसित किए जाते हैं? छोटे बच्चे, उनमें गणितीय विचार करना है, गणितीय विचार विकसित करना है, तो ये किस क्रम में होंगे? सबसे पहले उनको चित्र दिखाओगे, फिर संकेत, फिर ठोस वस्तुएं। संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं, ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत, या चौथा विकल्प है संकेत, ठोस वस्तुएं, चित्र। तो मित्रों कंफ्यूजन वाला सवाल है और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये, ठीक है। तो आपको बता दूं
छोटे बच्चों में अगर गणित सिखानी है, उनकी सोच को गणितीयकरण करना है, एनसीएफ ने बताया था कि सोच को गणितीयकरण करना है, एनसीएफ 2005 ने बताया था, ठीक है। तो मित्रों अब वो चीज़ करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको सबसे पहले हम उनको ठोस वस्तुएं दिखाएंगे, ठीक है। ठोस वस्तुएं दिखाएंगे, उसके बाद चित्र और फिर संकेतों का ज्ञान करवाएंगे, तभी छोटे बच्चों में गणितीय विचार विकसित होंगे। याद क्या रखना है, सबसे पहले ठोस वस्तुएं, फिर चित्र और फिर संकेत, ठीक है। तो मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 13वां, जिसमें विकल्प नंबर 3 सही होगा। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 14 में कि गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। अच्छा प्रश्न है, गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आवश्यक अंग क्या है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि गणित की पाठ्य पुस्तक आप पढ़ रहे हो। तो देखिए उसमें गणित में जो भी अवधारणा आएगी, क्या वो स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है। अवधारणाएं स्पष्ट है तभी तो उनको हम पाठ्यक्रम में स्थान देंगे। अवधारणाओं की क्रमबद्धता सही है, अवधारणाएं क्रमबद्ध भी होनी चाहिए, है ना। और अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, तो ये भी सही चीज़ है। जो भी अवधारणाएं हैं उनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं मित्रों, वो व्यावहारिक जीवन से जुड़ी हुई होगी ना, तो ये भी सही है। यानी कि विकल्प 4 सही हो जाएगा मित्रों, उपयुक्त सभी। तो मित्रों प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 4 सही है। आगे चलते हैं मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15वां। देखिए मित्रों प्रश्न संख्या 15वां क्या है कि कक्षा 6 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षकों को कौन सा उपाय करना चाहिए। अच्छा प्रश्न है मित्रों कि कक्षा 6 के छात्र हैं, ठीक है, उनमें गणित के प्रति रुचि पैदा करनी है, तो शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कक्षा 6 के छात्रों में गणित के प्रति रुचि पैदा हो। ये तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको भी फिर ऐसा ही करना होगा जब आप शिक्षक लगोगे और पढ़ाने जाओगे, है ना। तो देखिए गणित विषय को 2 कालांश देना। अब देखिए जैसे कमज़ोर बालक है तो उनको गणित में रुचि पैदा करनी है मित्रों, तो क्या आप 2 कालांश दोगे, नहीं, वो तो 1 कालांश से ही परेशान है, तो 2 कालांश से मतलब नहीं है, इस विकल्प को हटा दो। छात्रों को आकर्षक पुस्तक है, तो आकर्षक तो बाहर से लगेगी, अंदर तो वही मैटर है, तो कमजोर छात्रों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चौथा विकल्प है कि कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा। अब 2 कालांश या अतिरिक्त कक्षा ये तो एक ही चीज़ हो गई, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। चीज़ क्या है, उसका दृष्टिकोण या तरीका बदलना पड़ेगा, यानी कि गणित में जो पहेलियां हैं या अन्य मनोरंजन क्रियाएं हैं उनके माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। तो आपको पता है कि बच्चे किससे सीखते हैं, बच्चे हमेशा किसी भी विषय में सिखाना है, रुचि पैदा करने, हमेशा रुचि पैदा करने का साधन है एक तो खेल, ठीक है, और दूसरा है मनोरंजन वाली क्रियाएं जो आनंद दे, ऐसी क्रियाएं जैसे अंत्याक्षरी वगैरह वैसे, है ना, उनमें सिखाना। ये 2 चीज़ें याद रखना, किसी भी विषय में रुचि पैदा करना जो खेल व मनोरंजन के माध्यम से सिखाएंगे, तो गणित में जो पहेलियां हैं अन्य मनोरंजन क्रियाएं उनके माध्यम से शिक्षण प्रदान करेंगे, तो गणित के प्रति रुचि पैदा हो सकती है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। तो मित्रों ये है आज के गणित शिक्षण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कमेंट कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मित्रों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।